चलो देखो, कल हमने क्या किया था, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किया था, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम देख रहे थे कि या तो क्या होता है, या तो डिपोजिशन होती, या तो क्या होता है, डिपॉजिट हो रहे थे, जो हमारे आयंस क्या होता है, डिपॉजिट हो रहे थे इलेक्ट्रोड के ऊपर, ओके। या फिर क्या हो रहा था, या फिर उसके अंदर लिबरेशन होती है, मतलब जो गैस है, गैस क्या होती है, लिबरेट हो रही थी, या फिर गैस है, गैस क्या होती थी, या फिर गैस क्या हो रही थी वहां पे, लिबरेट हो रही थी, या तो कोई आयन क्या होता है, डिपॉजिट होता है, या फिर गैस क्या होती है, लिबरेट होती है, ये दो बातें हो रही थी ना वहां पे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमने ना उसका अमाउंट निकालना है, हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है भी कितना जो हमारा जो भी आयन है, जो भी हमारा मेटल है वो डिपॉजिट हुआ, या फिर कितनी कोई गैस है वो क्या हुई है वहां से लिबरेट हुई है, उसका अमाउंट निकालो, उसका क्या निकालो, उसका अमाउंट निकालो, ओके। कोई भी सब्सटेंस कितना डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड पे, और कोई भी क्या है, कोई भी गैस कितनी लिबरेट हुई है, गैस का आप वेट भी निकाल सकते हैं और उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, तो वॉल्यूम वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वहां पे, ओके। हाँ जी, करेक्ट, समझ आ गया क्या करने वाले हैं आज। जो भी इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जो भी सब्सटेंस हमारा डिपॉजिट हो रहा है या फिर वो लिबरेट हो रहा है, हमने उसका क्या निकालना है, हमने उसका अमाउंट निकालना है, उसका वेट निकालना है, ओके। चलो, किससे पता चलेगा, वो पता चलेगा हमें फैराडेज लॉ से, किससे पता चलेगा वो हमें फैराडेज लॉ से पता चलेगा। फैराडे ने ही, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस हुआ सारा तो फैराडे ने ही लॉ दिया, उसके बेस पे हम जो भी सब्सटेंस हमारा डिपॉजिट हो रहा है या फिर वो लिबरेट हो रहा है, उसका हम अमाउंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज, ओके। सो 3-4 फॉर्मूले आएंगे, लास्ट में 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा, उसके बेस पे अपन हम करेंगे, ओके। चलो सबसे पहले लिखो फैराडेज फर्स्ट लॉ। इससे पहले ये लिख लेना, कैलकुलेशन ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड, ओके। कैलकुलेशन इसकी आपको दोबारा अगर आप कॉपी खोलोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि फैराडेज लॉ से हमें क्या पता चलता है, हमें अमाउंट का, सब्सटेंस का अमाउंट पता चलता है, ओके। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ, सबसे पहले अपन करेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ, ओके। तो फैराडे ने देखा इलेक्ट्रोलिसिस में, तो हमें वहां से अमाउंट पता लगाना था, ओके। कोई भी जैसे सब्सटेंस है हमें उसका अमाउंट पता लगाना, तो अमाउंट हम कैसे पता चलेंगे, फैराडे लॉ से। तो फैराडे ने क्या कहा, फैराडे ने कहा कि जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा, जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना हम चार्ज अप्लाई करेंगे, जितना हम जो भी चार्ज देंगे। हमें पता ना कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, उससे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो कह रहे हैं कि जितना आप चार्ज दोगे, जितना आप इलेक्ट्रिक करंट दोगे इन शॉर्ट, उतना ही क्या होगा, उतना अमाउंट ज्यादा डिपॉजिट होगा, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही अमाउंट क्या होगा वहां पे डिपॉजिट होगा, उतना अमाउंट क्या होगा वहां पे डिपॉजिट होगा। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, जो हमारा W है, W क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, weight of substance in gram is directly proportional to charge, directly proportional to charge, कि जितना भी हम चार्ज अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी हम चार्ज देंगे इलेक्ट्रोलाइट को, उसके उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट, ओके। तो चार्ज अगर ज्यादा देंगे तो अमाउंट ज्यादा डिपॉजिट होगा, अगर चार्ज हम कम देंगे तो अमाउंट क्या होगा, कम डिपॉजिट होगा। हाँ जी, क्लियर है, फटाफट बताओ मेरे को, क्या ये होगा शायद ही क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा, तो W इज इक्वल टू Z इनटू Q, W इज इक्वल टू Z इनटू Q आ जाएगा हमारे यहाँ पे, ओके। W इज इक्वल टू Z इनटू Q। अब Z क्या है, Z हमारा कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट बोलते हैं, ओके। नॉर्मल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो बोल ही सकते हैं, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है, ठीक है। हमारा Z है इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है, ओके। और आपको पता ही है कि जो हमारा Q है, Q किसके इक्वल होता है, I into T, Q क्या होता है, Q हमारा I into T के होता है। I क्या हमारा करंट इन एम्पियर, करंट इन एम्पियर, और क्या है T, टाइम इन सेकंड, कि टाइम क्या है, टाइम इन सेकंड है, Q इक्वल टू I T आपको पता है, ओके। तो एक बार वैल्यू पुट करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा हमारा, W इज इक्वल टू Z इनटू Q भी क्या आ गया यहाँ पे, I इनटू T आ गया, ओके। तो ये हमें गिवन है, चार्ज में डायरेक्ट गिवन ना हो, बट अगर हमें करंट गिवन है एम्पियर के अंदर और हमें टाइम गिवन है सेकंड के अंदर,
तो उसको हम यहाँ पुट करेंगे और यहाँ से क्या निकाल देंगे हम W निकाल देंगे, यहाँ से क्या निकाल देंगे W निकाल देंगे। और उसके लिए हमें Z पता होना चाहिए, मतलब ZIT हमें पता होना चाहिए उसके लिए। ओके, अगर हमें Z निकालना है, कह रहे हैं अगर हमें Z निकालना है, Z कैसे निकालोगे, I को पुट कर दो 1 एम्पियर और T टाइम को पुट कर दो 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड और हमें 1 एम्पियर करंट हमने उसमें पास कराया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या IB1 आ गया, TB क्या आ गया, TB हमारा 1 आ चुका है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे IB1 है, TB1 है, तो W हमारा किसके इक्वल आ गया, Z के इक्वल आ गया। W किसके इक्वल आ गया, Z के इक्वल आ गया। यही हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट की यहाँ से डेफिनेशन भी आ जाती है कि अगर हम करंट 1 एम्पियर अगर वहां पे दें और टाइम कितना 1 सेकंड के लिए दें, तो जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है ये वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड के इक्वल हो जाता है। जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड क्या हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है। हाँ जी क्लियर है, फटाफट बताओ। और लिखवा दो, लिखवा देता हूं मैं, लिखवा देता हूं, पहले इसको नोट करो फटाफट। हाँ जी पहले इसको फटाफट नोट करो, पहले इसको नोट करो, मैं लिखवा देता हूं, फैराडेज लॉ की डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं। नोट कर लो इसको पहले फटाफट, कर लिया, चलो पहले फैराडेज लॉ की डेफिनेशन लिखो, फैराडेज फर्स्ट लॉ की। लिखो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, the amount of substance deposited or amount of gas liberated, the amount of substance deposited or amount of gas liberated is directly proportional to is directly proportional to the quantity of charge supplied, directly proportional to the quantity of charge supply, कितना हमने चार्ज सप्लाई किया उसी क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज सप्लाई। हाँ जी फटाफट बताओ, सबने नोट कर लिया है, कर लिया सबने। फिर नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखो, लिखो इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट is equal to electrochemical constant is equal to amount of substance deposited when 1 ampere current is passed for 1 second, when 1 ampere current is passed for 1 second, when 1 ampere current is passed for 1 second। हाँ जी क्लियर है, फटाफट बताओ, 1 एम्पीयर करंट इज पास फॉर 1 सेकंड। ओके देखो होता है कि जो हमारा z है ना, हर एक के लिए ना हम z की अलग वैल्यू निकालते हैं, हर एक के लिए अगर z की हम अलग वैल्यू निकालते हैं। मान लो हमने कॉपर लिया, कॉपर का सॉल्यूशन लिया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वहां पे हम उसको 1 एम्पीयर करंट देंगे 1 सेकंड के लिए, वहां से क्या निकल जाएगा, उसका z निकल जाएगा। तो z क्या होगा, z हर एक का ना एक तरह से कांस्टेंट होगा, हर एक की ना हर एक के लिए z की अलग अलग वैल्यू होगी, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना आपने, ठीक है ना। z की ना z हमेशा कैसे निकालना, i को 1 पुट कर दो t को 1, मतलब 1 एम्पीयर करंट दिया 1 सेकंड के लिए। ओके तो वहां से हमारा z निकल जाएगा और हर एक के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, हर एक के लिए क्या होती है, अलग अलग वैल्यू। हाँ जी क्लियर है, फटाफट बताओ, हाँ जी क्लियर है, फटाफट बताओ। ये हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ है। नेक्स्ट करो फैराडेज सेकंड लॉ, फिर उसके बाद मैं आपको जनरलाइज करा दूंगा और वहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूले निकल कर आएंगे, उसी के बेस पे हर बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखो फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने क्या कह रहे कि दो ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिए उसने, उसने क्या दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिए और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में लगा दिया, इसने दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिए सेकंड लॉ के अंदर और उनको सेम इलेक्ट्रिक चार्ज दिया, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिए उसको सीरीज में लगाया, उसको सेम इलेक्ट्रिक चार्ज दिया। ओके उसको सेम चार्ज दिया, जब उसने सेम चार्ज दिया तो सेम चार्ज करने के बाद फिर उसने देखा
कि जो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है ना, जो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है इक्विवेलेंट वेट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, वो इक्विवेलेंट वेट के वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है वो इक्विवेलेंट वेट के क्या आ रहा है, वो डायरेक्टली आ रहा है। दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिए, उसको सीरीज में लगाया, उसके अकॉर्डिंग दोनों को सेम इलेक्ट्रिक करंट दिया, तो यहाँ पे डालेंगे दोनों पे सेम जाएगा, सेम इलेक्ट्रिक करंट दिया। उसके बाद उसने देखा कि जो हमारा W है वो इक्विवेलेंट वेट के क्या डायरेक्टली। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे इस वाले के अंदर Ag का सोल्यूशन है, मान लो AgNO3 है, और इसके अंदर कॉपर का है, लेट्स से कि कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ से जो निकालना सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ बोलते हैं कि वेट ऑफ Ag डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड is equal to equivalent weight of Ag upon equivalent weight of copper। ये आता है सेकंड लॉ से, ये हमारा जो रेशो आएगा ये सेकंड लॉ से हमारा आता है। हाँ जी क्लियर है, फटाफट बताओ। दो इलेक्ट्रिक सेल को सीरीज में लगाया, सेम करंट उनको दिया, सेम करंट देने पे क्या हुआ, जो भी दो सेल हैं, दो सेल के अंदर देखो सब्सटेंस ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, स्टेटमेंट में लिखा देता हूँ, सब्सटेंस ऑब्वियसली क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। मान लो इसके अंदर Ag का है सॉल्यूशन, वहां पे कॉपर का है, तो यहाँ पे Ag डिपॉजिट होगा, वहां पे क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा, ओके। सो वेट ऑफ Ag डिपॉजिटेड कितना होगा अपॉन वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट, और दोनों क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट का रेशो आ जाएगा, दोनों क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट का रेशो आएगा। हाँ जी क्लियर है, फटाफट बताओ। ओके चलो मैं इसमें लिखो, डेफिनेशन लिखो, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, when same quantity of charge is supplied, according to Faraday's second law, when same quantity of charge is supplied through different electrolytes, when same quantity of charge is supplied through different electrolytes, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ओके। मान लो एक Ag का है सॉल्यूशन, दूसरा किसका होगा, कॉपर का होगा, ओके। थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट देन substance deposited, then amount of substance deposited is directly proportional to equivalent weight, then amount of substance deposited is directly proportional to equivalent weight, directly proportional to equivalent weight। हाँ जी क्लियर है। नेक्स्ट वीक में हम काफी सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म कर देंगे, नेक्स्ट वीक में शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ज्यादा क्लासेस लगेंगी। सो ऑलमोस्ट जो फर्स्ट पार्ट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इसको, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के आसपास घूमता है, एक जो हमारा सेल था गैल्वेनिक सेल, एक उसके आसपास घूमता है। तो ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीक तक फर्स्ट पार्ट तो खत्म हो ही जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ओके। तो वहां से क्वेश्चन आता है और फर्स्ट पार्ट से इजी क्वेश्चन बन जाता है। हाँ जी कर लिया सबने, ठीक है चलो। अब यहाँ पे क्या है, यहीं से ना देखो, जैसे मैंने बताया था कि हर एक के z की अलग अलग वैल्यू होती है, हर एक की क्या होती है, z की अलग अलग होती है। रिपीट कर दो भाई, बोल तो दिया मैंने भी, चलो मैं नोट्स दोबारा बोल देता हूँ आपको। हर एक के लिए ना z की अलग अलग वैल्यू, जैसे Ag है, Ag की z की अलग वैल्यू होगी, ऐसे कॉपर है, कॉपर की क्या होगी, z की अलग अलग वैल्यू, ओके। तो z क्या होता है हमारा, z है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है, z क्या हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है। जब हम 1 एम्पीयर करंट देंगे सिर्फ 1 सेकंड के लिए, जब हम 1 एम्पीयर, हाँ इनर्ट इलेक्ट्रोड होना चाहिए, हाँ इनर्ट की ही बात करेंगे, जैसे अगर Ag है तो Ag लोगे तो फिर तो गलत हो जाएगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड ही। हाँ जी ठीक है चलो। हर एक की ना Z की वैल्यू अलग अलग होती है, Ag की अलग होती है और कॉपर क्या होती है, अलग होती है। अब देखो यहाँ से क्या है ना, यहाँ से हम हमारा एक रिलेशन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो रिलेशन निकल कर आता है हमारा जो Z है ना, Z वो आएगा हमारा इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, जो हमने ऊपर लिखा था ना, वहीं से एक रिजल्ट निकल अगर आता है, लेकिन पर्टिकुलर वेट के है ये, ऐसा सेकंड लॉ बोलता है ना, जो आदित्य आप बोल रहे हो, ऐसा सेकंड लॉ बोलता है, ओके। तो बहुत ही दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करेंगे और उन दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के बेस पे ही हमारे क्वेश्चंस आते हैं, ओके। तो जो हमारा सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ कंबाइन करके जो हमारा Z है ना, Z आता है हमारा इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 आता है, ओके। मैं सेकंड लॉ की डेफिनेशन दोबारा बोल दूंगा, 96500। अब देखो 96500 क्या है, 96500 आपको पता है कि चार्ज ऑन
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। या तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर मेरे को 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकालना है, मतलब मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.023 × 10⁻23। यहां से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरी वैल्यू है अप्रोक्स आ जाएगी इसकी 96500। ओके 96500 बिल्कुल एग्जैक्ट 96500 आती है, 96478 समथिंग आती है। ओके तो ये कूलम पर मोल है, मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 96500 है। इसी को बोलते हैं 1 फैराडे। इसको क्या बोलते हैं 1 फैराडे बोलते हैं। सो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500। ओके तो वही यहाँ पे 96500 आएगा। अगर कहीं पे 1F लिखा हो, 1F का मतलब है कि 1 फैराडे 96500 है। ओके तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आपने याद रखना है, Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 आता है। ओके अब देखो, अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इसके अंदर, यहीं से हमें निकालना है वेट। देखो हमारा आगे Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। फर्स्ट लो क्या बोलते हैं, फर्स्ट लो बोलते हैं W इज इक्वल टू Z इनटू Q। W इज इक्वल टू Z इनटू Q। यहां से Z क्या आएगा W बाय Q आएगा। Z क्या आएगा ZW बाय Q आएगा। इस Z की वैल्यू को यहां पुट करो, इस Z की वैल्यू को यहां पुट करो। जब Z की वैल्यू को यहां पुट करोगे तो क्या आएगा W बाय Q इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। अब क्वेश्चन क्या आता है फैराडे लॉ के ऊपर आप चेक कर लेना, प्रीवियस ईयर में आपको सैम्पल में कर दूं क्वेश्चंस। क्वेश्चन ये आता है कि आपको कोई भी एक सब्सटेंस गिवन होगा, लेट्स से कि कॉपर गिवन है, तो आपने उसका बताना है कि कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ, कितना अमाउंट उसका डिपॉजिट हुआ इलेक्ट्रोड के ऊपर। ओके तो वो ये W निकालना है आपने शॉर्ट। तो W इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया इक्विवेलेंट वेट इनटू Q अपॉन 96500। एक फॉर्मूला तो हमारा ये आ गया, एक फॉर्मूला तो आ गया। अगर हमें इक्विवेलेंट वेट गिवन है और चार्ज गिवन है, तब हम यहां से W निकालेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, इससे ही 2-3 फॉर्मूले और बन जाएंगे। वही है कि अगर हमें चार्ज गिवन नहीं है, अगर हमें करंट और वो गिवन है हमें टाइम, सो W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू I इनटू T अपॉन 96500, तब हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। और इक्विवेलेंट वेट हमें पता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मोलर मास अपॉन में n फैक्टर इनटू में I इनटू में T अपॉन में 96500। अगर किसी बच्चे ने ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज और दिया होगा पेपर, तो वहां पर इसी फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन भी था। वहां पे जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, शायद कॉपर के लिए था वो। मैं भी क्वेश्चन भी आपको दूंगा इसके बेस पे। तो वहां पे भी हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना डिपॉजिटेड, कि कितना अमाउंट हमारा डिपॉजिट हुआ। ओके तो क्या करना है आपने उसका मास पुट करना है। जैसे कॉपर है, कॉपर का कितना 63.5 पुट कर दोगे। ओके करंट कितना, करंट हमने दिया वहां पे, टाइम हमारा सेकंड में पुट करना है आपने। ठीक है अगर आर में या मिनट में गिवन है तो उसको आपने सेकंड में कन्वर्ट करना अपॉन में n फैक्टर। ओके अब जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए तो क्या होगा n फैक्टर 2 होगा। हाँ अगर Ag है, Ag के लिए n फैक्टर क्या होगा, Ag के लिए n फैक्टर 1 होगा। इसके लिए तो n फैक्टर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर Ag पॉजिटिव है तो उसका n फैक्टर कितना होगा, उसका n फैक्टर 1 आ जाएगा। ओके वो n फैक्टर तो आपको निकालना अच्छे से आता है। यहाँ पुट करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड आ जाएगा। यहाँ से आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड आएगा। हाँ जी फटाफट बताओ, क्लियर है? हाँ जी फटाफट बताओ। तो मैं आपको इसके बेस पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम इसी फॉर्मूले के बेस पे आपको क्वेश्चन देता हूँ। ओके अभी तो देखो, अभी तो ये हमने निकाला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। एक और फॉर्मूला कराऊंगा, इसी से इंटरचेंज करना है, जस्ट कुछ नहीं करना। वहां पे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस, कि कितना गैस का वॉल्यूम लिबरेट हुआ, कितना गैस का वॉल्यूम क्या हुआ लिबरेट हुआ। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड के बेस पे। ओके फटाफट इसको नोट करो और फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। फटाफट इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। लिखो, फिर क्वेश्चन लिखो। अ करंट ऑफ 9.65 एम्पियर Cu2 पॉजिटिव वाला बता दो। देखो अगर कॉपर सल्फेट गिवन है, तो कॉपर सल्फेट गिवन तो मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव में है, तो कॉपर का फिर n फैक्टर कितना आ जाएगा 2 आएगा n फैक्टर। अगर Ag का है, AgNO3 है, AgNO3 का सॉल्यूशन है, तो Ag के केस में n फैक्टर कितना आएगा 1 आएगा।
Ag के इसमें n फैक्टर कितना आएगा, वो 1 आएगा। ओके, तो उसी अकॉर्डिंग आपने कितने भी इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं उसी अकॉर्डिंग आपने n फैक्टर निकालना है। हाँ जी, क्लियर है। चलो लिखो, अ करंट ऑफ 9.65 एम्पियर इज पास्ड फॉर, हमें करंट गिवन है, करंट इज 9.65 एम्पियर इज पास्ड फॉर 100 सेकंड, इज पास्ड फॉर 100 सेकंड। बस अब तो आपको कुछ और मेरे को देना ही नहीं। और फॉर कॉपर के लिए है ये, फाइंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, फाइंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, कि कितना अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा। करके बताओ फटाफट, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। मतलब एक्वस सॉल्यूशन गिवन है कॉपर सल्फेट का, और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग चार्ट देखना है आपने इसका। फटाफट बताओ, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। रिपीट क्वेश्चन, देखो आई गिवन है आपको 9.65 एम्पियर, टाइम गिवन है 100 सेकंड के लिए, मतलब हमने इतना 9.65 एम्पियर करंट दिया 100 सेकंड के लिए। ओके, और किसको दिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। हमें क्या करना है, फाइंड W, फाइंड वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, फाइंड वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। एक ही बच्चे का ठीक आया, अभी तक आंसर नहीं है। आशिमा का गलत है, दीप का सही है, श्रुति का भी सही है, खुशी का प्रोक्स सही है, कमलजोत का भी ठीक है, टीशा का ठीक है, मितुल का ठीक है, साक्षी का गलत है, अदिति का सही है, मुस्कान का सही है, पूर्वा का सही है। चलो सिंपल ही है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। W इज इक्वल टू कितना आएगा कॉपर का, 63.5 इंटू में करंट कितना है इसमें 9.65 इंटू में टाइम कितना है 100 सेकंड अपॉन में n फैक्टर 2 है और 96500 से इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके आ जाएगा। कॉपर सल्फेट है, आपको पता है कॉपर 2 पॉजिटिव है, तो कहां जाएगा, कॉपर में जाएगा। n फैक्टर कितना होगा इसका, 2 होगा। अगर मैं यहाँ पे AgNO3 दे देता तो n फैक्टर उसका 1 हो जाता। हाँ जी, क्लियर है सबको, फटाफट बताओ। क्लियर, चलो एक क्वेश्चन और लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चन है ये, ठीक है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ Cl2 गैस, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ Cl2 गैस will be evolved, how many liters of Cl2 gas will be evolved at STP, at STP by a current of, at STP by a current of 96.5 ampere, by a current of 96.5 ampere, by a current of 96.5 ampere flowing for 100 hours, flowing for 100 hours, में 96.5 एम्पियर करंट फ्लो किया 100 आवर्स के लिए। ओके, इन एन एक्वस NaCl सॉल्यूशन, इन एन एक्वस NaCl सॉल्यूशन, in an aqueous NaCl solution, if the efficiency of current is 50%, or if the efficiency of current is 50%, हम सबने नोट कर लिया क्वेश्चन। If the efficiency of current is 50%, हाँ जी क्लियर है। चलो कर लोगे, बताऊं पहले। मेथड बता देता हूं मैं कैसे करना है, फिर आपने अपना घर से कर लेना है, ट्राई कर लेंगे। मैं मेथड बताता हूं और आपने उसका अपने आंसर बता दूंगा कितना है। ओके चलो, अब हमने वॉल्यूम निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, देखो वॉल्यूम हमें पता है कि सिंपल सा मेथड हमें पता है कि जो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में n फैक्टर,
ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू में n फैक्टर होगा। ओके, नंबर ऑफ मोल्स अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो गिवन वॉल्यूम अपॉन में मोलर वॉल्यूम और इनटू में क्या आएगा? n फैक्टर आएगा। ये हमारा ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, हमें पता ही है तो ठीक है। चलो फॉर्मूला कौन सा था मैं, फॉर्मूला यहाँ पे W में है ना। चलो फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से बता देता हूँ आगे। W क्या था? W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू में Q अपॉन में 96500। अब W क्या? W तो हमारा गिवन मास है एक तरह से, W के गिवन मास है, मास जितना हमें निकालना है, अपॉन में इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू Q अपॉन 96500। अब मेरे को ये बताओ W अपॉन में इक्विवेलेंट वेट क्या हो? W अपॉन में इक्विवेलेंट वेट क्या हो? हाँ जी, ग्राम इक्विवेलेंट होगा ना। नहीं, मुझे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारे इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट में। इक्विवेलेंट वेट अलग है, इक्विवेलेंट वेट क्या है? मोलर मास अपॉन में n फैक्टर है, और W अपॉन में इक्विवेलेंट वेट क्या है? वो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, तो ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q अपॉन 96500, बस ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने निकाल ली है, ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू को यहाँ पुट करो, गिवन वॉल्यूम V ही पुट कर दो, जस्ट वॉल्यूम भी आ गया यहाँ पे। ओके, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम कितना है? मान ले एसटीपी की बात करें ना 22.4 लीटर, तो 22.4 लीटर और इनटू में n फैक्टर Q अपॉन 96500, तो V कितना आएगा? Q इनटू में 22.4 अपॉन 96500 इनटू में n फैक्टर, Q को कर दो I इनटू T। यहाँ से आ गया मेरा वॉल्यूम, यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से वॉल्यूम। हाँ जी बताओ, फटाफट बताओ, कोई शक डाउट दर्शन का? समझ आया कैसे आया ये? पता चला ना कैसे आया? अच्छा, आंसर भी निकाल दिया। आंसर क्या निकाला है भाई? 112 लीटर। आंसर तो गलत आया तुम्हारा। आंसर n फैक्टर 2 होगा, n फैक्टर को 1 थोड़ा लेना है, n फैक्टर को तो 2 लेना है। Cl2 निकली है ना वहां से। ओवरऑल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया? अब n फैक्टर ये मत लेना, n फैक्टर जैसे n फैक्टर आप होता है कि यहाँ पे Cl2 इसको हाफ ऑफ Cl को तो यहाँ पे लेंगे। ओके, तो आप निकालोगे n फैक्टर, इसका 1 आएगा ऑब्वियसली, हम क्योंकि हम रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। अब n फैक्टर तो हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग में निकालते हैं, बट यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे? प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। अभी हाफ मोल Cl2 का थोड़ा हमने निकाला है, हम तो पूरे 1 मोल की बात करेंगे ना, हम तो पूरे 1 मोल की बात करेंगे। और जब हम 1 मोल की बात करेंगे तो यहाँ पे n फैक्टर हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। n फैक्टर 2 लेके करना है, 1 लेके कभी गलती मत कर देना। समझ आया ना? n फैक्टर 1 लोगे तो हाफ मोल निकला Cl2। हाफ भाई, हाफ को थोड़ा स्टडी कर रहे हैं हम तो मोलर वॉल्यूम निकाल रहे हैं, मोलर वॉल्यूम तो पूरे मोल का वॉल्यूम पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपने 1 मोल लेके कर रहे हैं। ओके, आंसर कितना आ रहा है आपका? लीटर में आएगा भाई आंसर, इतना कम तो आंसर पॉइंट में तो आंसर आने से रहा। इतनी वैल्यू है यहाँ पे, आई की टी की वैल्यू ज्यादा है भाई। 100 आवर्स है वो, मिनट में सेकंड में लेके आना उसको, तो वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। सेकंड में करना है आपने उसको, ठीक है। आंसर बता दो 2016 2016 आंसर आएगा। एग्जैक्टली डबल आ रहा है, किसका आ रहा है? अच्छा एग्जैक्टली डबल तो आएगा ही। देखो मैंने लास्ट में एक लाइन लिखवाई कि जो चार्ज है ना, चार्ज की एफिशिएंसी, हाँ डबल आएगा, 4000 कुछ आएगा आपका। चार्ज की एफिशिएंसी मैंने 50% लिखवाई, तो जो भी आप चार्ज निकालोगे क्यू को अलग से सेपरेट कैलकुलेट कर लेना, क्यू को 50 पुट कर लेना आपने। देखो क्यू है क्या? आई इंटू टी, आई कितना है? शायद 96.5 है, इंटू में टी 100 आवर्स, मिनट में हो गया, सेकंड में हो गया ये। इसको कर दो 50% है ना, तो इसका 50 कर दो तो 1/2 मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये पुट करना है आपने, हाँ ये पुट करना है आपने। ओके चलो, कहीं होगा एग्जैक्ट आ गया। अब तो आ जाएगा, अब तो बिल्कुल सिंपल ही हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। हाँ जी सही है चलो बस मैं करूँ, यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही टाइप, इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में भी हैं क्वेश्चंस, यही टाइप वेट निकालना है वेट। तो ये जो 2 फॉर्मूले लिखाए मैंने, वॉल्यूम का और वेट का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आने मतलब मैं कह रहा फॉर्मूला तो कोई याद ही नहीं करना,
फॉर्मूला क्या याद रखना है? याद रखना है सिर्फ एक चीज, और क्या रखना है? Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, ये याद रखना है, ठीक है। और एक और क्या याद रखना है? एक याद रखना है W इज इक्वल टू Z इनटू Q, एक ये याद रखना है। बस जो मर्जी फॉर्मूला बना लो, जो मर्जी जो निकालना उससे कोडिंग कर लो, ओके। n फैक्टर कैसे निकाला? देखो n फैक्टर में वही बात बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ से इसको 1 पुट करते हो तो यहाँ पे हाफ आएगा, ओके। अब हाफ हमने जो वॉल्यूम पुट किया वो मोलर वॉल्यूम है ना, मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल का वॉल्यूम, तो हम 1 मोल गैस निकली है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बात करो तो यहाँ पे 1 पुट करोगे ना भाई, गैस तो Cl2 निकली है, तो Cl2 1 मोल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो जब ये 1 मोल आ गई तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? यहाँ पे 2 आएंगे, तो n फैक्टर। देखो अब आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तो यहाँ पे ना n फैक्टर के ऊपर कई बार क्वेश्चन गड़बड़ होता है। इवन जब हम गैल्वेनिक सेल करेंगे, गैल्वेनिक सेल के अंदर तो कई बार जो हम इलेक्ट्रॉन्स पुट करते हैं उसके अंदर भी बहुत कई बार हम गलत पुट कर देते हैं, तो आंसर हमारा सही नहीं आता। तो जैसे अपन ने रेडॉक्स में रिएक्शन की थी, हाँ, तो 4032 आ रहा है ना, तो क्योंकि आपने चार्ज को हाफ नहीं किया, इसलिए आपका एग्जैक्टली ट्वाइस आ रहा है। तो जब हम आगे इलेक्ट्रॉन में पुट करेंगे तो आपने इलेक्ट्रॉन वो पुट करना है जैसे अपन रेडॉक्स रिएक्शन में करते, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते थे, तो बैलेंस करते टाइम क्या करते थे कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन हमारे इक्वल हो जाते थे हाफ रिएक्शन मेथड से, तो उसको हम कैंसिल आउट कर देते, तो उतने इलेक्ट्रॉन हम पुट करते हैं। आगे जब मैं बताऊंगा क्वेश्चंस में करेंगे, तो थोड़ा सा n फैक्टर का ध्यान रखना है आपने। n फैक्टर रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग में निकालते हैं, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग में निकालते हैं, बट यहाँ पे जो गैस निकली है वो तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे ना, ओके, थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो जी, एक सिंपल क्वेश्चन भी इसके ऊपर, सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ऐसे आते हैं, कैलकुलेट द चार्ज, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ फॉलोइंग। और जैसे अगर आपको ये गिवन है कि आपका MnO4 नेगेटिव कहां गया, Mn2 पोजीशन गया, तो आपको पूछना है कि बताओ चार्ज कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, और हमें पता है कि मैंगनीज यहाँ पे +7 में है, तो मैंगनीज +7 में तो कहां पे गया, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी कहां जाएगा, मैंगनीज +2 में जाएगा, ओके। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर 1 मोल, ये 5 इलेक्ट्रॉन थोड़ा भी, 5 इलेक्ट्रॉन तो ये है कि अगर हमारे पास एक मैंगनीज तो उसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट हम यहाँ तो बात 1 मोल के अकॉर्डिंग करते हैं ना, तो अगर हमारे पास 1 मोल मैंगनीज +7 को +2 में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 5 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ओके। और हमें पता है कि 1 मोल का चार्ज कितना होता है, 1 मोल का चार्ज हो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 96500 इन शॉर्ट या बोलो मैं 1 फैराडे, ओके। तो 5 के लिए कितना होगा, 5f क्या आ जाएगा, 5f आपका आंसर आ जाएगा, ओके। एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो 5 इंटू में क्या कर दोगे, 96500 कॉलम कर दोगे, तो इतना चार्ज होगा यहाँ पे, ओके, इतना चार्ज होगा। तो इस तरह से भी सिंपल क्वेश्चन बन जाता है हमारा, फिर चार्ज किस उसका है भाई, इससे इसको जानने में कितना चार्ज हमने दिया ये लगा सकते हो, कितना चार्ज हमने दिया, मैंगनीज MnO4 नेगेटिव से मैंगनीज +2 में गया है, तो हमने कितना चार्ज यहाँ पे दिया है, ओके। तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन लगे वहां पे, 5 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल दिया हमने, सिंपल सी बात है, 5 मोल इलेक्ट्रॉन क्या किया हमने, चार्ज निकाल दिया। हाँ जी, फटाफट बताओ, एक इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं इसके बेस पे आपको, फटाफट पहले इसको कंप्लीट करो। कर लिया, चलो ये क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ, कितना टाइम रहता है पहले ये बताओ, टाइम तो पड़ा है। चलो 90 ग्राम ऑफ H2O, 90 ग्राम ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ H2O, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ H2O। बताओ मेरे को कितने F की, F में निकाल दो आंसर, अगर इसमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालना तो आप सोल्व कर सकते हो, ओके। F में ही निकाल दो आंसर, बताओ कितना चार्ज लगेगा इन फैराडे, ऑक्सीडेशन करना है H2O का, ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा H2O को, O2, इसके अकॉर्डिंग करो, फटाफट बताओ, मैं करा दूंगा, बताओ कितने फैराडे आंसर आ रहा है, दीप 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 दोबारा देखो एक बार।
सर रिएक्शन मिलेगी या लिखनी पड़ेगी भाई रिएक्शन। अब रिएक्शन नहीं मिलेगी, रिएक्शन तो लिखनी पड़ेगी। अदिति का गलत, आर्यन का भी गलत है, साक्षी का भी गलत है, खुशी का तो बिल्कुल ही गलत है, दोनों खुशी का गलत है। देखो ना, पहले देखो, पहले कितने इलेक्ट्रॉन का चाहिए उसको, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। बच्चे आंसर चेंज कर रहे हैं, हार्दिक ने ज्यादा कर दिया। यहाँ पे O2 नेगेटिव है, हाफ ऑफ O2 की बात करें, O2 के ऊपर चार्ज कितना है, 0 है। बिल्कुल सही, अब खुशी का बिल्कुल सही, खुशी 4 है, एक ही आंसर सही आया अभी तक। और यहाँ पे -2 से कितना गया, 0 गया, -2 से कितना गया, 0 गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया यहाँ पे, बताओ फटाफट। -2 से 0 गया भाई। H2O की, अब ना H2O की हम H2O के अकॉर्डिंग बात करने हैं आपने, यहाँ पे अब आप ये मत बोलना कि सर यहाँ पे आपने हाफ क्यों लिखा। अब H2O के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं ना, H2O की कब गिवन है हमें, तो -2 से कहाँ गया, 0 गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। ओके, तो इसका मतलब है कि हर एक H2O के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक H2O के लिए, मतलब 1 मोल ऑफ H2O के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि 2f, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, 2f। अब कितना गिवन है आपको, 90 ग्राम H2O गिवन है, ये तो देखा ही नहीं किसी ने। 90 ग्राम का मतलब क्या है, 90 अपॉन में इसका मोलर मास 18, 5 मोल गिवन है आपको, ये 5 गिवन है, 5 गिवन। अगर ये 5 गिवन है तो कितने लगेंगे, 5 इंटू में 2f, 10f आंसर आ जाएगा। 5 इंटू में 2f कितना आएगा, 10f आएगा। इसका 10f सही था सर, समझ नहीं आया H2 के अकॉर्डिंग कैसे, H2 के अकॉर्डिंग कैसे। H2 के अकॉर्डिंग नहीं भाई, देखो ना सर, ये 10 आया था। चलो एक बार देखो दोबारा, 90 मोल H2 है, नंबर ऑफ मोल्स निकालो H2 में, कितने आएंगे, 90 बाय 18, 5 मोल गिवन है। जो 5 मोल हमें गिवन है, किससे गिवन है, H2O हमें गिवन है, 5 मोल गिवन। ओके, H2O इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका क्या ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन हो गया हाफ ऑफ O2, इसका ऑक्सीडेशन हो गया हाफ ऑफ O2। वैसे तो रेडॉक्स रिएक्शन है, यहाँ पे H2 भी आएगा, पर हमें ऑक्सीडेशन का बताना है तो हम सिर्फ O2 के अकॉर्डिंग बात करेंगे। वैसे तो रेडॉक्स रिएक्शन बनेगी ना ये, पर हमें तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को लिखना है। ओके, इसके ऊपर चार्ज है -2, इसके ऊपर चार्ज है 0, तो -2 से 0, -2 से कितना गया सर, रिएक्शन के 2 से मल्टीप्लाई करके -2 से कितना गया, 0 का। पहले सुन लो एक बार यार, -2 से कितना गया, 0 का। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर मैं सिर्फ यही रिएक्शन लिख रहा हूँ, ओके, एक मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं यही रिएक्शन ऐसे लिखूं, ये 5 है और यहाँ पे कितना आएगा, 5/2 O2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे कितना है, मैंने पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, यहाँ पे कितना आएगा, 10। तो मेरे को 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, ऑक्सीडेशन होगा उनका। तो फिर आंसर कितना आएगा, 10f आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 10f। ओके, हाँ जी बताओ, इसकी ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखो यार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से प्रैक्टिस किए हैं, मैं डीपीपी बनवा दूंगा आपको एक, और उस डीपीपी में आप स्कोर कर लेना। इलेक्ट्रोलिसिस की और फैराडेज लॉ की डीपीपी बनवा दूंगा, और दे दूंगा मैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन और लिखो फिर। सर रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर भेज दिएगा, मतलब कौन सा 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, कौन सा बुकलेट की भी पीडीएफ सेंड कर देना, कौन से 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया बताओ। देखो 2 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना ऑलरेडी, यहाँ पे तो 2 मैं लिख चुका हूँ। अगर तो अब तो मेरे को 5, 1 मोल H2O से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं भाई, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल H2O से 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले। 5 मोल H2O से कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 10 मोल निकलेंगे। आंसर कितना आ जाएगा फिर, 10 आ जाएगा, हाफ O2 वाली रिएक्शन। इसको मत देखो ना, इसको मत देखो, यहाँ पे इसको मत देखो। यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे मेरे को एक लेना है बस, मेरे को इसके अकॉर्डिंग करना है क्वेश्चन, मेरे को इसके अकॉर्डिंग करना है। क्यों करेंगे मल्टीप्लाई भाई, क्यों करेंगे। आप एक क्वेश्चन और लिखो, इसको मैं आपको प्रैक्टिस करूंगा, इसको मतलब क्वेश्चन दूंगा मैं आपको डीपीपी बनवा के,
तो उसके अकॉर्डिंग आपने प्रैक्टिस करना है। 10-15 क्वेश्चन करोगे फिर हो जाएंगे। और इवन आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कितने लेने कितने लेने। ओके, चलो एक क्वेश्चन और लिखो फिर। 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, इसका मैं आंसर बता दे रहा हूं, आप एक बार कर लेना। इसका आएगा 4.44 फैराडे। सोल्व करना है इसको एक बार, ये होगा तो मैं बता दूंगा। इसका 4.44 फैराडे आएगा। ओके, क्वेश्चन दे दूंगा और फिर आप कर लेना एक बार, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना आपने एल्यूमिनियम के अकॉर्डिंग करना है। इस क्वेश्चन में आपको एल्यूमिनियम, इस क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करना है। थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो फिर अपना। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अन्य उतार ले सबने क्वेश्चन, फटाफट बताओ। उतार लिए? चलो नेक्स्ट लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस फटाफट लिख लो। इसके अंदर सबसे जो पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किसमें ज्यादा होगी, हमें ये बताना है, किसमें कम होगी, मतलब हमने कंपैरिजन करना है। ओके, अगर हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो हमें पता है कि जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक है वो कंडक्शन वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर वीक है तो उसे कैसे होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। ये हमें पता ही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डिसोसिएट हो जाता है, आयन ज्यादा होते हैं। अगर आयन ज्यादा होंगे तो फिर क्या होंगे, मूव भी ज्यादा करेंगे, इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा जाएंगे। वीक है, आयंस कम है, आयंस कम है तो फिर कंडक्टेंस भी क्या होगी, इसकी कम होगी। हाँ जी, क्लियर है फर्स्ट? ओके, सेकंड लिखो साइज ऑफ आयन एंड सॉल्वेशन। या फिर इन दोनों को कंबाइन करके मैं बोलूं सॉल्वेशन स्फीयर। अलग अलग स्टडी नहीं करना। सॉल्वेशन स्फीयर। ओके, जैसे हाइड्रेशन स्फीयर है, मतलब सॉल्वेशन जनरलाइज करते हैं सॉल्वेशन स्फीयर। हमें पता है कि आयन है, अब आयन के वहां पे क्या है, हमारा सॉल्वेंट भी है, तो उसका क्या होगा, जैसे वाटर है तो फिर हाइड्रेशन होगी, तो हाइड्रेशन होगी तो उसी के अकॉर्डिंग हमें पता है कि अगर आयन का साइज छोटा है तो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, और फिर उसका जो स्फीयर बनता है हाइड्रेशन स्फीयर वो भी क्या बनता है, बड़ा बनता है। अगर साइज बड़ा है, चार्ज डेंसिटी कम है, तो हाइड्रेशन स्फीयर क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ओके, तो वही है, अगर सॉल्वेशन स्फीयर बड़ा है, अगर सॉल्वेशन स्फीयर बड़ा है तो बताओ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कम होगी ज्यादा होगी? अगर सॉल्वेशन स्फीयर बड़ा है तो बताओ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी, ऑब्वियसली कम होगी। ये तो शायद मैंने पहले भी तुम्हें एस ब्लॉक में, बी ब्लॉक में काफी बार किया होगा। ओके, तो अगर सॉल्वेशन स्फीयर हमारा बड़ा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, वहां पे फिर कम हो जाएगी। बड़ा साइज होगा तो फिर मूव उतना फास्टली नहीं कर पाएगा, स्लो मूव करेगा वो, तो उसके इसमें क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी क्या होगी, हमारी कम हो जाएगी। ओके, थर्ड लिखो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। हम बताएंगे कि अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी सॉल्वेंट की तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। में सॉल्वेंट ज्यादा विस्कस है, सॉल्वेंट अगर ज्यादा विस्कस है तो जो हमारा जो आयन है, आयन मूव फास्ट नहीं कर पाएंगे। सॉल्वेशन और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट उसके क्या आ रहा है, रास्ते में आ रहा है, सॉल्वेंट क्या है उसके रास्ते में आ रहा है। ओके, चलो जी नेक्स्ट टेम्परेचर। कल ही बता दिया था मैंने आपको, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। दूसरा एक फैक्टर और भी लगा सकते हैं यहाँ पे, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से ना डिसोसिएशन भी बढ़ती है।
मान लो अगर कोई पहले 70-80% डिसोसिएट हुआ था, तो टेम्परेचर बढ़ाया थोड़ा सा वो ज्यादा डिसोसिएट हो जाएगा, डिसोसिएशन बढ़ जाती है वहाँ पे। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, और मेन रीजन तो आपको पता है कि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ फैक्टर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बस इसी का जवाब चाहिए मेरे को, कितना टाइम हो गया? अरे फटाफट बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? मेरा कोई भी सॉल्यूशन है, डू नॉट डिपेंड ये अलग ही है। मेरा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने उसको और ऐड कर दिया, तो बताओ भी क्या फर्क पड़ेगा, मेरी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ेगी या फिर कम हो जाएगी, इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस, अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस। चलो मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, अब बताओ, मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट को छोड़ दो, उसको साइड में रखना, मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही लिया हुआ है, अब बताओ किया हुआ भाई, आयनिक में किया नहीं हुआ, आयनिक में क्या किया हुआ है, आयनिक में ये किया हुआ है कि अगर हम कंसंट्रेशन को कम कर दें, मतलब हम डाइल्यूट कर दें, डाइल्यूट करने पे क्या हो जाता है, डाइल्यूट करने पे जो हमारी डिसोसिएशन वो इंक्रीज हो जाती है, जो डाइल्यूट करने पे डिसोसिएशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट करने का मतलब ये होता है कि हम कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं। भाई हमें कंसंट्रेशन कम करनी है, तो क्या करेंगे, सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे, तो वही तो क्या होगा, डाइल्यूशन हो गया, और डाइल्यूशन पे हमें पता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ती है, आगे प्रोग्रामों में सही, जब हम लोड आगे करेंगे, ओम्स लॉ वगैरह करेंगे। आप इसको नॉर्मल तरीकों से देख सकते हो, नॉर्मल तरीकों से ये देख सकते हो कि एक नॉर्मल इंसान को अपने आप, जैसे आप आते हो, आप डेली पहले जेनेसिस आते थे, वही है कि अगर आप थोड़ा जल्दी आ जाते थे, मान लेते कि आप 5 या 10 मिनट में आप जेनेसिस आ रहे हो, 10 मिनट में। अब जिस दिन ट्रैफिक ज्यादा है तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, जिस दिन ट्रैफिक ज्यादा तो आपको क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। बस वही केस यहाँ पे है, कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब है आपने क्राउडनेस बढ़ा दी, वहां पे ट्रैफिक हो गया, वहां पे क्या हो गया, ट्रैफिक हो गया। इसी एग्जांपल से अपन समझते हैं, अगर हमने क्या किया, अगर हमने कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो वहां पे क्या हो गया, ट्रैफिक ज्यादा हो गई है। ओके, अगर ट्रैफिक ज्यादा हो गया है तो फिर वो उतना मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे भीड़ भाड़ हो गई है, और टाइम क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, तो वही अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, बच्चे इसके अंदर बहुत गलती करते हैं, अगर हम कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि वहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, क्राउडनेस ज्यादा होगी, ट्रैफिक हो गया वहां पे, ट्रैफिक स्टार्ट होना, भीड़ भाड़ क्या हो गया वहां पे, ज्यादा हो गया। वही है कि अगर हम डाइल्यूट कर दे, तो वही है कि अगर हम डाइल्यूट करें, अब डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, डाइल्यूट करने का मतलब है कि हमने कंसंट्रेशन कम कर दी है, डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, हमने कंसंट्रेशन कम कर दिया ना। अगर हमने डाइल्यूट कर दिया तो वहां पे क्या, वहां पे सारी सड़कें फ्री हैं, तो क्या होगा, वहां पे क्राउडनेस है नहीं, वहां पे ट्रैफिक है नहीं, तो आयन क्या जाएगा, जल्दी जाएगा। तभी जब हम डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टेंस बढ़ती है, जब डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टेंस बढ़ती है। सर डाइल्यूट करने का मतलब है कि सॉल्वेशन ही नहीं होगा, देखो डाइल्यूट करने का मतलब है कंसंट्रेशन कम होगी है, सॉल्वेशन तो जितना एक आयन को होना होगा वो तो होगा, एक आयन का जितना होना होगा वो तो होगा। हाँ जी, कोई डाउट है इसके अंदर, बताओ फिर, यही आज का लेक्चर इतना ही है। कल मैं बता दिया आपको, कल डाउट क्लास रहेगी, और आपने मेंस के क्वेश्चन मेरे को सेंड करने हैं, जितने भी हैं वो सारे मेंस के, और नेक्स्ट वीक भी ज्यादा क्लासेस मेरी लगेंगी, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काफी हद तक पार्ट अपन खत्म कर लेंगे। सर मोटर क्या लिखा है, ये इंक्रीज हो, हाँ देखो हमेशा इंक्रीज होगी। अब देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मैंने नॉर्मल और जनरल नॉर्मल बात की है यहाँ पे। ओके, अब आगे मैं इसको बहुत कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगा कि मैं कौन सी कंडक्टेंस की बात करूं, क्या मैं नॉर्मल कंडक्टेंस की बात कर रहा हूं, क्या मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करूं, क्या मैं मोलर की बात करूं, क्या मैं इक्विवेलेंट की बात करूं, आगे यही 4 पार्ट में करेंगे। पर यहाँ पे नॉर्मल की बात किया तो नॉर्मल क्या होगी,